नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल संडे स्पेशल में हम बात करने वाले हैं 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की, और खास हमारी तवज्जो होगी, हमारी तरजीह होगी, हमारी निगाहें होंगी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर। हिंदी पट्टी के ये 3 राज्य, चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है, ताल ठोकी जा रही है, उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी हो रही है। इसमें बढ़त लेती दिखी बीजेपी, लेकिन अब नवरात्र की शुरुआत होते ही छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के लिए कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करना शुरू कर दिया है। 230 सीटें हैं कुल मध्य प्रदेश में। इनमें 136 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है बीजेपी ने। कांग्रेस ने 144 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, जबकि छत्तीसगढ़ में 90 सीटें हैं। 85 पर बीजेपी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है, जबकि कांग्रेस ने अपनी जो पहली लिस्ट निकाली है उसमें 30 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। राजस्थान में बीजेपी ने 41 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। 200 कुल मिलाकर सीटें हैं। कांग्रेस ने अभी अपनी सूची जारी नहीं की है। क्यों नहीं की है? अपने आप में कुछ सवाल खड़े हो जाते हैं। जबकि तेलंगाना में 119 सीटें हैं, उनमें बीआरएस, टीआरएस का नया रूपांतरण अगर मैं कहूं, बीआरएस 115 सीटों पर उम्मीदवार डिक्लेयर कर चुकी है, जबकि कांग्रेस ने अपनी पहली सूची में 55 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। पर यहां पर उम्मीदवारी को लेकर, और देखिए, जितना छोटा चुनाव होता चला जाता है उम्मीदवारी उतनी ही महत्वपूर्ण हो जाती है। जानकार आपको बताएंगे, और आप तो हमसे ज्यादा जानते हैं, जनता जनार्दन आप हैं। सांसदी का चुनाव जीतना आसान होता है विधायकी के मुकाबले, और विधायकी का चुनाव आसान होता है सरपंची, प्रधानी के मुकाबले। यह एक हकीकत है। तो यहां पर बीजेपी ने 3 राज्यों में कुल मिलाकर 61 सांसद हैं, उनमें से 17 सांसद उतार दिए हैं। आप कहेंगे नहीं जी, कुल मिलाकर 18 हैं। उनमें से किरोड़ी लाल मीणा, दरअसल वो राज्यसभा के सांसद हैं। मैं लोकसभा सांसदों का जिक्र कर रहा हूं। यहां पर 7 सांसद मध्य प्रदेश में, 7 सांसद राजस्थान में। 41 की सूची जारी हुई है, सिर्फ 41 में से 7 सांसद उतार दिए, और 4 सांसद छत्तीसगढ़ में उतार दिए हैं बीजेपी ने। तो यह प्रमोशन है या डिमोशन? असमंजस है क्या? और आम आदमी इसे कैसे देख रहा है? क्या यह एंटी इनकम्बेंसी की काट भी है? क्या यह अपने आप में संदेश, संकेत है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भी, कि किसी का भी नंबर कट सकता है, नए चेहरे आ सकते हैं? उधर एक और चीज, और बड़ी दिलचस्प चीज हो रही है, जो इंदिरा गांधी के जमाने में कभी कांग्रेस के ऊपर आरोप लगते थे, कहा जाता था ओवर्टली सेंट्रलाइज्ड हो गई है, अत्यधिक केंद्रीकरण हो चुका है, सारे फैसले ऊपर से लिए जा रहे हैं, और जो शत्रप हैं, जो क्षेत्रीय नेता हैं, रीजनल लीडर्स, उनका रसूख ही खत्म कर दिया गया। लेकिन आज की तारीख में देखें तो यह बात बीजेपी पर लागू ज्यादा होती दिख रही है, जबकि कांग्रेस वोकल फॉर लोकल होती दिख रही है, स्थानीय नेताओं को तरजीह देती दिख रही है। बीजेपी सामूहिक नेतृत्व की बात कर रही है, जबकि कांग्रेस चेहरा दिखा रही है राज्यों में। यह तस्वीर केंद्र में फिर पलट जाती है, वो अलग बात है। लेकिन अभी हमारा जो ध्यान होगा वो राज्य चुनावों पर होने वाला है, और इसीलिए एबीपी और सी वोटर ने एक सर्वे भी किया। ये जो लगातार तेजी से राजनीति का जो पहिया है वो जो घूम रहा है, उसमें आपकी नब्ज टटोलने के लिए, आपके मन की थाह लेने के लिए हमने 2649 लोगों की राय ली। ये राय शनिवार, बिल्कुल ताजा सर्वे है, कल और आज दोपहर तक
हमने लोगों से जानने की कोशिश की कुछ सवाल, जिनकी फेहरिस्त आपके सामने मैं पेश करूंगा। इसमें एरर मार्जिन ±3 से लेकर ±5% तक का है। तो ऐसे में आज का संडे स्पेशल का सीधा सवाल क्या है? सवाल बिल्कुल बिना लार लपेट के, बहुत ही सरल। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, क्या होगा जनादेश और किन मुद्दों पर होगा, उसी की थाल लेने की हमने कोशिश की है। और जैसा मैं हर इतवार करता हूं, किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी नुमाइंदे को नहीं बुलाया गया है, वो तो ताल ठोकते हैं। आज का दिन दरअसल विश्लेषण का होता है। तो वरिष्ठ पत्रकार, देश के बड़े चुनावी विश्लेषक आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सी वोटर के सर्वे सर्वा यशवंत देशमुख है मेरे साथ। इस पैनल में सबसे तजुर्बेकार, बल्कि भारतीय जमात जो है पत्रकारों की, उनमें सबसे तजुर्बेकार व्यक्तियों में से एक प्रभु चावला मेरे साथ जुड़ चुके हैं। स्टूडियो में दो खास मेहमान, वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। और सवालों का पिटारा खोलूं उससे पहले प्रभु, आपकी टिप्पणी में चाहूंगा, यह परिपेक्ष, ये रणनीति, ये तौर तरीका कितना बदला है 60, 70, 80, मध्य 80 तक के दशक का, और आज जब हम बात कर रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस की चुनावी रणनीति में क्या बड़े बदलाव आप देखते हैं? संदीप, 1970 के बाद 1967 में इंदिरा जी आई थी, तो उसके बाद 71 का चुनाव जीता था, जिसके बाद उनको अटल जी ने दुर्गा कहा था, क्योंकि 71 में कुछ इलेक्शन जीती थी। परंतु उसके बाद जिस तरह वो 350 सीटें लेकर के आई, वहाँ पर केंद्रीयकरण सत्ता का होना शुरू हो गया। नेहरू जी के ज़माने में महान नेता होते थे, मास लीडर भी होते थे और सम्मानित नेता भी होते थे। आप कितने बड़े देख लीजिए, आप सरदार पटेल को ले लीजिए, मौलाना आज़ाद को देख लीजिए, जगजीवन राम जी को देख लीजिए, जितने बड़े नाम लेंगे उतने बड़े नेता वहाँ मिलते थे कि प्रदेशों से आए थे। तो इंदिरा जी के आने के बाद जैसे स्प्लिट हुआ पार्टी में, उसमें पार्टी के नेता जो हैं क्षेत्रीय लेवल पर कमज़ोर पड़ते गए, बौने पड़ते गए। 70 की राजनीति जो शुरू हुई थी, उसके बाद कांग्रेस के अंदर कभी भी विकेंद्रीकरण पार्टी का नहीं हुआ। 75 साल के अंदर लगभग 22 साल, 25 साल के लगभग नेहरू परिवार के लोग कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, और सोनिया गांधी ने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, 22 साल तक अध्यक्ष रही 2 बार के अंदर। तो उस जमाने के अंदर कांग्रेस खड़ी नहीं हुई, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी जो 400 सीटें जीती थी, वो 206 पे सोनिया गांधी के ज़माने पे भी आ गई। उससे पहले राजीव गांधी के ज़माने में भी वो 200 सीटों पे आए। राजीव गांधी पहले नेहरू परिवार के थे जो दूसरी बार टर्म नहीं जीत पाए। नरसिम्हा राव को भी मेजोरिटी नहीं मिली थी, तो उनको हटा करके कांग्रेस पार्टी का विकेंद्रीकरण नहीं हुआ। उससे कांग्रेस पार्टी 2.5 स्टेट्स पर आकर खड़ी हो गई थी कुछ दिन पहले। तो जितना केंद्रीकरण आप करेंगे, जैसे जैसे छोटे नेताओं, छोटे देशों के प्रदेशों के नेताओं को कम करते चले जाएंगे, तो पार्टी जीत सकती है केवल बड़े नेता के नाम पर। ये एक बन गया था इंदिरा जी के ज़माने से। तो उससे बीजेपी में वही हुआ। अटल जी भी थे, उनके नाम से चुनाव लड़ा जाता था। अगली बार अटल बिहारी, अगली बार ये अटल बिहारी नाम के नारे लगते थे। इंदिरा है तो इंदिरा इंडिया है, जो नारा का लगा था। परंतु व्यक्ति जो है, जब सेंट्रल का चुनाव होता है तब तो इम्पोर्टेंट है। जब प्रदेश का चुनाव है तो वहाँ पर भी एक जैसे मोदी होना चाहिए, हरियाणा में भी होना चाहिए, यूपी में भी होना चाहिए, बिहार में भी होना चाहिए। उसी तरह इंदिरा गांधी भी हर प्रदेश में होनी चाहिए थी, वो नहीं थी। तो इसलिए मेरे को लगता है जो विकेंद्रीकरण होना चाहिए, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। हमारे यहाँ क्या हुआ है कि मोनोपलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो गया है। डेमोक्रेटाइजेशन, प्रजातंत्रीकरण जो राजनीति का होना चाहिए, जिसके नाम पर हम कहते हैं हमारा प्रजातांत्रिक देश है। प्रजातांत्रिक तरीका ज़रूर है, एमपी चुने जाते हैं, एमएलए चुने जाते हैं, बस बेसिकली हमारे यहाँ जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सेंट्रल में भी है, और प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी अपने आप को वहाँ का प्रधानमंत्री समझते हैं। तो आज की तारीख में प्रभु, आज की तारीख में ये क्या कहना गलत होगा कि बीजेपी केंद्रीकरण की तरफ जाती दिख रही है और कांग्रेस जो केंद्रीकरण की शिकार थी, अब वो विकेंद्रीकरण करती दिख रही है? नहीं, कांग्रेस लगता है धीरे धीरे दे रहा है, दुरुस्ती वाली बात है। जैसे लगता है गांधी परिवार थोड़ा पीछे हट गया है। वो कैंपेन तो कर रहे हैं,
परंतु अपने आप को पीछे रख कर के हम आगे नहीं हैं, जाते हैं वहाँ पर। परंतु बीजेपी में भी अभी भी तो लगता है मेरे को चुनाव में जिस तरह प्रचार अब हो रहा है, कर्नाटका अगर चुनाव देखेंगे आप, पहले जब हुआ था तो पहले 2 महीने पहले से मोदी, शाह, नड्डा जो है रोज़ पहुँच जाते थे कर्नाटका के ऊपर। आप देखा होगा नड्डा जी अभी तक इस चुनाव में ज़्यादा गए नहीं हैं, पिछले जितने भी चुनाव हो रहे हैं अभी तक शाह साहब जरूर गए हैं, मोदी जी भी गए हैं, परंतु सरकारी कामकाजों की वजह से गए हैं, अभी पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं गए हैं। तो मेरे को लगता है उनको समझ में आ गया है कि केंद्रीय नेता जो है केंद्र के चुनाव 2 बार चुरा सकते हैं, तीसरी बार असेंबली में लड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो इसमें अब उम्मीदवारी की, एक मिनट प्रभु, एक मिनट, अब उम्मीदवारी की बात आ जाती है। आप ही की बात को आगे अब मैं बढ़ा रहा हूं। जो आप ट्रैक पर जा रहे थे उससे जुदा दरअसल बीजेपी जाती दिख रही है कि क्या मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ चुनाव में बीजेपी का सांसदों को टिकट देना मास्टर स्ट्रोक है? यह हमने पहला सवाल पूछा। मध्य प्रदेश में 42% लोग कहते हैं हां, लेकिन 48% कह रहे हैं नहीं। राजस्थान में 50% कह रहे हैं हां, 39% कह रहे हैं नहीं। छत्तीसगढ़ में 46% कह रहे हैं हां, 40% कह रहे हैं नहीं। मध्य प्रदेश में नहीं कहने वाले की कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं, तादाद ज्यादा। और राजस्थान, छत्तीसगढ़ में यह कहने वाले की नहीं, यह फायदा देगा बीजेपी को, उनकी तादाद ज्यादा। कैसे देखते हैं आप इसे? या मेरे से पूछ रहे हैं जी नहीं, सवाल आपका क्यों, पहले जब आप बोल रहे थे तो सवाल जो था क्योंकि आवाज़ आपकी ठीक नहीं आई थी, सवाल क्या था? सवाल ये कि जो इन 3 राज्यों में 18 सांसद उतार दिए बीजेपी ने, 7 राजस्थान में, 7 मध्य प्रदेश में, 4 छत्तीसगढ़ में, सांसदों को उतारना मास्टर स्ट्रोक है क्या? मध्य प्रदेश में लोग कह रहे हैं नहीं। आप मास्टर स्ट्रोक से मास्टर स्ट्रोक तो हर एक चीज़ होती है। ये पहले मान गए कि ये लगता है कि हर सांसद के क्षेत्र के अंदर, हर शासकीय क्षेत्र के अंदर 8 MLA होते हैं। तो बीजेपी को ये उम्मीद लग रही है कि 8 सांसद MLA क्षेत्र जो जीतने वाला व्यक्ति कम से कम अपनी सीट तो निकाल ही लेगा ना। हाँ। इसलिए उनको ये लगता है कि सांसद जो 8 सीटें होती हैं हर प्रदेश के अंदर, उसमें 1 सीट सांसद के लिए निकालना आसान होगा, या जहाँ रहते हैं वहाँ का निकाल होगा। तो इसलिए सांसदों को खड़ा करने का मतलब पहले ये है कि उस सांसद का लेवल अब आपने MLA के लेवल पर खड़ा कर दिया है। दूसरा ये भी हो सकता है कि सांसदों को देख करके बदलने की जो होता है कि अपने परिवर्तन करना, ड्रॉप करना है लोगों को, और ड्रॉप करने के बजाय नए लोगों MPs को टिकट कर दिया, ताकि जो वहाँ पर पुराने लोग थे उनके प्रति एंटी इनकम्बेंसी, क्योंकि अगर हिस्टोरिकली देखें, अगर डेटा देखें, लगभग 60% MLA चुनाव हार जाते हैं, सिटिंग MLA। ये एक एम्पेरिकल स्टडी है। तो इसलिए अपने सिटिंग MLA को सीट ना लेकर के, जो हारने वाला MLA उसको सीट ना दे करके, बीजेपी ने पहली बार ये एक्सपेरिमेंट किया है कि 18 MP उतार ले, तो कि 18 MLA तो कम से कम पक्के हो जाएंगे, परंतु 18 की जगह फिर MP ढूंढने पड़ेंगे इनको बाद में। वही दूसरा सवाल था हमारा प्रभु, हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा था। एक मिनट रुकिए ना, दूसरा सवाल इसी से जुड़ा था, क्या बीजेपी 2024 लोकसभा चुनाव में भी नए चेहरों को मौका देगी? और मध्य प्रदेश में 55% लोग कह रहे हैं हां, 30% कह रहे हैं नहीं। राजस्थान में यह आंकड़ा और बढ़ जाता है, 61% कह रहे हैं हां, राजस्थान में ना कहने वाले 25%, और छत्तीसगढ़ में आंकड़ा और बढ़ जाता है, 63% कह रहे हैं कि हां ऐसा होने वाला है। तो फिर तो ये धड़कनें बढ़ रही होंगी MPs की। और ये 2024 के लिए क्या कह रहा है कि पूरे घर के बदल डालेंगे? देखो 2014, 2019 में 2 बार जो सांसद जीते होंगे, तीसरी बार एंटी इनकम्बेंसी आ सकती है, इसलिए परिवर्तन करना ज़रूरी होता है। ये पॉलिटिकल कंपल्शन है। मैं ओपिनियन पोल की तरफ नहीं जा रहा, कोई भी राजनीतिक नेता होगा उसको लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी कई बार खड़ी हो जाती है। कई ऐसे भी सांसद हैं जो 7-7 बार जीते हैं लोकसभा चुनाव, 9 बार भी जीते हैं, रंगा साहब 9 बार चुनाव जीते थे। इसलिए ये कहना कि ये नए लोगों को दिया जाएगा टिकट, ओपिनियन पोल में सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। ये तो वैसी एक पॉलिटिकल क्या बोलते हैं विजडम है कि आप चेंज करते रहिए। परिवर्तन ही पॉलिटिक्स का दूसरा नाम है। अगर आप परिवर्तित नहीं करेंगे, ये अग्रेसिव आक्रामक बीजेपी देख रहे हैं प्रभु आप, या रक्षात्मक बीजेपी है? ये डिफेंसिव अप्रोच है? ये तो देखो जी, मैं को लगता नहीं आक्रामक है, क्योंकि ये कंपल्सिव पॉलिटिक्स है।
कि कंपल्शन है कि मेरे को नए लोगों को लाना है, चाहे उसका नाम आप कुछ भी दे दीजिए, परिवर्तन करना। कि पिछली बार गुजरात में क्या किया था, सारी की सारी कैबिनेट बदल दी थी, चीफ मिनिस्टर बदल दिए थे, वो आक्रामक था, वो एग्रेशन था। अगर आप एमपी जो हैं उनको टिकट नहीं देते, नए चेहरे ला कर खड़ा करते, तो मैं समझता कि ये नया एक्सपेरिमेंट है, नए लोगों को लाया जा रहा है। परंतु बदल करके कि एक को बैठा देना, आपने दिल्ली की कुर्सी छोड़ के लोकल दे दी। जैसे मैंने लिखा, आज स्टेट का इलेक्शन होना चाहिए, ऑफ द लोकल, फॉर द लोकल, बाय द लोकल, वो होना चाहिए। वो अभी तक नहीं हो रहा, क्योंकि फैसला दिल्ली में बैठकर हो रहा दोनों पार्टियों का। अभी भी एमएलए यहाँ से चुने जा रहे हैं, वहाँ पर इम्पोज किए जा रहे हैं। तो ये एक डिफेंसिव के नहीं कहूँगा मैं, डिफेंसिव या ऑफेंसिव की बात करेंगे। मेरे को लगता है ये एक्सपेरिमेंट एक और किया जा रहा है कि हम नए चेहरे ला रहे हैं। परंतु नए क्या है, जो एमपी 2 साल 2 बार रह चुका है, इनमें से जो एमपी लड़ रहे हैं लगभग दूसरी बार जीत करके आए उनसे बहुत सारे ज़्यादा, तो उनके लिए भी एंटी इनकम्बेंसी होगी ना, चाहे एमएलए हो चाहे एमपी हो, उसी क्षेत्र से लड़ रहे हैं, अपने क्षेत्र से। तो नया प्रयोग किया जा रहा है या ये संयोग में ही ये रणनीति करनी पड़ रही है? यशवंत, ये जो 2 सवाल हैं और इसमें मध्य प्रदेश के आंकड़े कुछ और कहते हैं, राजस्थान के कुछ और, छत्तीसगढ़ के कुछ और, ये अपने आप में क्या आपको एक रोचक बात लगी जब आपने ये डेटा कलेक्ट किया? बहुत बहुत ज्यादा रोचक है संदीप, क्योंकि ये अपने आप में बयान कर रहा है कि जनता परिवर्तन का मूड कहाँ पे बना रही है, कहाँ पे नहीं बना रही है, उस इमोशन के साथ में भी कहीं ना कहीं ये अटैच्ड है। 2 चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है इसमें। एक तो ये कि जब आप मास्टर स्ट्रोक वाली बात पूछते हैं कि है कि नहीं है, तो जहां पे लोगों को परिवर्तन का माहौल लग रहा है भाजपा की ओर, वहां पे वो उसे हम हाँ में बोल रहे हैं। हाँ। लेकिन परिवर्तन का माहौल जहां पे दूसरी तरफ है, वहां पे लोग कह रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे किसी का चेहरा लेके आओ, अगर हमें आपको हराने का मूड बना लिया है तो हम आपको हरा के। मतलब मध्य प्रदेश क्या ये कह रहा है कि वहां पर बीजेपी संकट में है, मास्टर स्ट्रोक ना मानने वाले 48% हैं, जबकि राजस्थान में ये 50% हैं। ये दोनों राज्यों की कहानी बयां होती है क्या इसमें, हाँ और ना में? जी, कम से कम राजस्थान और मध्य प्रदेश की कहानी तो उसमें बिल्कुल साफ तौर पे बयान होती है। छत्तीसगढ़ में मामला जो है वो हमारा सर्वे था एबीपीसी वोटर का, उसमें भी कांग्रेस आगे थी, लेकिन इतना बुरा हाल बीजेपी का नहीं था जितना आकलन में अंदाजा लोगों को लग रहा था, हमको ऐसा लगा। लेकिन एक दूसरे जो दूसरा सवाल है, उसमें अगर हम सवाल ये पूछते संदीप कि क्या बीजेपी को 2024 में लोकसभा में नए चेहरों को मौका देना चाहिए, मुझे लगता है कि शायद ये नंबर 60 के बजाय 70% तक चले जाते। तो ये एंटी इनकम्बेंसी दर्शाता है क्या सांसद के प्रति? बिल्कुल दर्शाता है। लोगों वो जो अभी प्रभु चावला जी ने बोला कि जब 2 टर्म 3 टर्म लोग सिटिंग एमएलए या एमपी होते हैं, उनसे कई बार नाराजगी भी होती है और कई बार उकताहट भी होती है। जैसे मध्य प्रदेश के केस में हमें बड़े विचित्र आंकड़े जब मिले, तब ये लगा कि एंटी इनकम्बेंसी ये कैसी है जिसमें जो सत्ता में पार्टी है उसके वोट नहीं गिर रहे हैं, लेकिन वो लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। तो उसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं एंटी एंगर ना सही, लेकिन उसमें ऊब जरूर दिखाई दे रही है, उकताहट दिखाई दे रही है। तो यही उकताहट कई टर्म जीत चुके एमपीज के अगेंस्ट भी, और खासतौर पे आप ध्यान रखिए कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ उस समय में भी थोक के भाव में भारतीय जनता पार्टी के सांसद भेज रहा था, जब भाजपा 2004 और 2009 में चुनाव हार गई डिसाइसिवली। तब भी इन 3 राज्यों ने थोक के भाव में भाजपा के एमपीज चुन के भेजे थे। इसलिए ये 2014 और 2019 की ही केवल उकताहट नहीं है। आप पाएंगे कि बहुत सारे सांसद ऐसे हैं यहां पर जो शायद 4 टर्म 5वें टर्म पे भी पहुंच रहे हैं। ये उनके खिलाफ पे भी एक तरह से उकताहट है। उकताहट, वो खिलाफ पे नाराजगी बोलिए, उकताहट बोलिए, लेकिन जनता नहीं वो तो वो शब्द आप सिमेंटिक्स की बात हो गई वजह, लेकिन जो एंटी इनकम्बेंसी यानी कि एक नाराजगी जो आने लगी है, उसी से जुड़ा हमारा तीसरा सवाल था। क्या एमपी में सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारकर बीजेपी ने एंटी इनकम्बेंसी की काट ढूंढ ली है? ये हम खास मध्य प्रदेश के संदर्भ में सवाल पूछ रहे हैं। और हाँ कहने वाले 39%, नहीं कहने वाले 36%, यानी कि काफी बराबर का मामला है। बिल्कुल ठीक कहा।
तो ये आपको मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों के नतीजे के करीब भी ले जाता है। हाँ, 18 साल का शिवराज राज भी है इसमें, राज भी इसमें शामिल है। हाँ। तो उससे लग रहा है, एक तो देखिए 7 MP 230 विधानसभा की सीट में 7 ही सीटें ना, जैसे प्रभु ने भी जिक्र किया कि भाई 7 सीटें तो वो जीत जाएंगे या 18 सीटें जीत जाएंगे, तो 18 सीटों से क्या होगा? और ये अभी 230 में से 136 में 7, अभी कुल मिलाकर 94 और अभी डिक्लेयर होने हैं। कुल और भी मिला आ के 10 सकते हैं। समझ लीजिए, इससे ज्यादा नहीं होगा। कितने एमपी आप लाएंगे हाँ, उसमें, उससे ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं है। ये साफ है कि विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, इसलिए वहां पर अपने ही कार्यकर्ता के जो है अपने विधायकों के खिलाफ खड़ा दिखाई दे रहा है। ये एक बड़ी वजह है भारतीय जनता पार्टी के लिए, बड़ी मुश्किल की बात है, क्योंकि मध्य प्रदेश सबसे मजबूत गढ़ है भारतीय जनता पार्टी का, और वहां भी 7 MPs को उतारना। और फिर आपने दूसरा सवाल किया कि 2024 में, 2024 का तो मैं बताऊं कि उन्होंने कहा, मतलब पार्टी की जो अंदरूनी राय है वो करीब करीब कि 150 MPs के टिकट कटेंगे, नए चेहरे लाए जाएंगे। और इन प्रिंसिपल वो कह रहे हैं कि कम से कम ऐसा किया जा सकता है कि एक इन प्रिंसिपल बनाया जाए कि 2 से ज़्यादा बार जो MP रह चुके हैं उनकी विदाई का कुछ कार्यक्रम तो बनाया इनमें जाए। मंत्री भी शामिल हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, प्रहलाद पटेल हैं, उनको- फग्गन सिंह कुलस्ते हैं। जी। अब वो मंत्री भी हैं, विधायकी का वो चुनाव लड़ेंगे। एक तो किसान कल्याण, कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं भाई, 2/3 इस देश में किसान- आबादी किसानी पर निर्भर है। हालांकि शिवराज वो अभी विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं, और फिर मार्च अप्रैल तक भी सरकार चलेगी, तो ये मंत्री रहेंगे नहीं रहेंगे, ये भी तो सवाल जुड़ता है। लेकिन क्या पता मुख्यमंत्री बन जाएं यदि उनकी सरकार आती है। अरे तो ये भी केंद्रीय सवाल- मंत्री, ये विभाग कौन चलाएगा? केंद्रीय मंत्री और आ जाएंगे, कुछ और ऐसा आ नहीं है, जाएंगे। उसकी बात नहीं है। लेकिन मुद्दा है, एक जो सवाल आपने किया था प्रभु साहब से कि कांग्रेसीकरण जो भारतीय जनता पार्टी का हो रहा है और नेतृत्व, इसको मैं एक और तरीके से भी देखता हूँ। ये तो बिल्कुल ठीक है कि कांग्रेसीकरण हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का, और सेंट्रल लीडरशिप जो है वही सब कुछ तय कर रही है। लेकिन इसको दूसरे तरीके से देखिए, इंदिरा गांधी और मोदी के युग तक आते आते कि ये होता कब है, इसका होने का मतलब है कि जो सेंट्रल लीडरशिप है वो बहुत मजबूत हो गई। बिना मजबूती के आप नहीं कर सकते। करिश्माई नेतृत्व है, करिश्माई नेतृत्व और मजबूत है, आज किसी की हिम्मत नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी में केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के मुकाबले में बहुत ज्यादा मजबूत है, और कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व ये हिम्मत नहीं कर सकता। वहां जो क्षत्रप नेता हैं वो ज्यादा मजबूत है। इसका फायदा नुकसान का दूसरा पहलू है कि जो इसका फायदा है वो नहीं हो सकता लॉन्ग टर्म में, यदि आप पर यही क्षत्रपों को कांग्रेस कमजोर करेंगे। कमजोरी में कैप्टन अमरिंदर को हटाकर और चन्नी को पंजाब तो में उसी ले का आती नुकसान है। हुआ ना, हाँ। उसका नुकसान हुआ ना। यही मैं कह रहा हूं कि क्षत्रपों को यदि आप हटाएंगे, क्षत्रपों पर कॉन्फिडेंस नहीं जाहिर करेंगे, तो लॉन्ग टर्म में बड़ा नुकसान होगा। अभी कितना होता है नहीं हो सकता चुनाव जीत जाए आप, ये हो सकता है कि ऐसा नहीं है कि वसुंधरा जी को आपने हटा दिया तो चुनाव नहीं जीतेंगे, या शिवराज जी को हटाया तो चुनाव नहीं जीतेंगे, हो सकता है जीत जाए। लेकिन लॉन्ग टर्म में संगठन एक में और बड़ा क्षेत्रीय स्तर गैम्बल पर- खेल रही है बीजेपी, सामूहिक नेतृत्व का जामा। वो भाई लोकसभा के लिए तो कहती है, विपक्ष से पूछती है तुम्हारा चेहरा कौन है, यहां चेहरा नहीं बता रही। ये बड़ा जुआ है क्या, बड़ा दांव लगाया जा रहा है? एक बड़ा दाव भी है और एक बड़ी मुश्किल भी है कि एक नेता को खड़ा करके चुनाव को ले जाना बहुत मुश्किल काम होता है सेंट्रल लीडरशिप के लिए। सामूहिक नेतृत्व का मतलब है कि भाई एक जो लीडर था उसके खिलाफ यदि एंटी इनकम्बेंसी है या नाराजगी है तो दूसरा लीडर लाएंगे तो उसके खिलाफ भी खड़ा हो नहीं, सकता है। उसमें पुरानी तो एक वो गांव देहात की एक वो किस्सा है ना कि भाई सबको दूध डालना था कुएं में, हाँ, तो रात को सब पानी डालकर आ गए, तो कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा, सामूहिक नेतृत्व है जी, वो संभाल लेगा। नहीं, लेकिन एक ये मौका भी होता है, इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि आपके पास मौका, यदि आपने नतीजा कुछ दिखा दिया तो आपको ये मौका मिल सकता है, आपके लिए भी थाली रखी हुई है। तो ये एक सामूहिक दांव है। नेतृत्व का दांव है। हमने मध्य प्रदेश की बात की, अभय जी। राजस्थान से भी जुड़ा, हमने एक सवाल पूछा। राजस्थान में सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारने से बीजेपी में शुरू हुई बगावत से पार्टी को कितना नुकसान होगा? वहां बगावत शुरू हो गई है। जी। बहुत ज्यादा कहने वाले 44%, कुछ हद तक नुकसान 23%, ये 2/3 से ज्यादा लोगों की राय हो जाती है। कोई नुकसान नहीं कहने वाले मात्र 30%। देखिए, मैं तो कहता हूं कि ये जो पूरी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया का सीधा संबंध पार्टियों और नेताओं द्वारा खोजी जाने वाली उन युक्तियों से है कि टिकट कैसे काटे जाएं, टिकट कैसे बदले जाएं। अभी एमएलए के स्तर पर टिकट बदले जा रहे हैं, फिर उसी के परिणाम स्वरूप लोकसभा के स्तर पर टिकट बदलने का मीज़ान अभी से बन रहा है। तो कुल मिलाकर राजनीति ये है कि टिकटों को कैसे काटा जाए
और इस तरह काटा जाए कि कम से कम नुकसान हो। क्या बढ़िया शब्द इस्तेमाल किया मिजान, बड़े दिनों बाद जी सुना। जी जी जी, धन्यवाद। तो ये एक समस्या है, सभी के सामने है। अब आप देखिए, मैं दो नेताओं के नाम लूंगा। तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव, उनके सामने ये समस्या है। उन्होंने कई महीने पहले ही अपने उम्मीदवार काफ़ी घोषित कर दिए थे, उनके खिलाफ ज़बरदस्त एंटी इनकम्बेंसी। अब वो सोच रहे हैं कि टिकट काटे जाएं, अब वो कोर्स करेक्शन करना चाहते हैं। इसी तरीके से ये समस्या सबसे ज़्यादा अशोक गहलोत के सामने है। अशोक गहलोत की सरकार कमज़ोर थी, उस पर सवालिया निशान था, तो वो एमएलए विधायकों पर काफ़ी निर्भर हो गए और विधायकों को उन्होंने खुलकर खेलने का मौका दिया। अब विधायकों के खिलाफ बहुत एंटी इनकम्बेंसी हो गई है। अब उनके सामने सवाल ये है, जहाँ तक मेरी जो टूटी फूटी जानकारी है, आला कमान ने भी उनसे कहा है कि भाई आप 60-70 विधायकों की टिकट काटने के बारे में सोचिए, और वो बड़े पसोपेश में है कि हम कैसे टिकट काटें। वहां का तो जो हमारा सर्वे हमने पहले भी दिखाया, लोकप्रियता बरकरार है, बल्कि हाँ। पहली पसंद है काम से संतुष्टि तो 74% तक वो आंकड़ा चला गया। जी 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 जी। पर सरकार के खिलाफ, विधायकों मंत्रियों के खिलाफ नाराजगी जबरदस्त। तो जो स्थानीय स्तर की एंटी इनकम्बेंसी है, वो पार्टी के लिए बहुत मुश्किलें पेश करती है। आप देखिए, अभी जो एनडीए सांसदों की छोटी छोटी बैठकों में नरेंद्र मोदी ने क्या भाषण दिए, आप उन भाषणों को देखें, वहां भी नरेंद्र मोदी घुमा फिरा के यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आपके खिलाफ जो स्थानीय स्तर पर एंटी इनकम्बेंसी है, उसके खिलाफ संघर्ष कीजिए, पब्लिक को पटाइए। अगर आप पब्लिक को नहीं पटाएंगे, पब्लिक नाराज होगी, तो आप तो चुनाव, आपको टिकट देंगे, आप चुनाव हार जाएंगे। हम अगर आपका टिकट काट देंगे तो फिर आपके सामने दिक्कत आएगी। घुमा फिरा के वो यही तो कह रहे हैं। ऑर्गेनाइजर ने यही बात 23 मई को कही थी। तो ये एक इसी साल सभी पार्टियों के सामने समस्या है, भाजपा के सामने समस्या है, कांग्रेस के सामने समस्या है, एक और जो समस्या बीआरएस के सामने समस्या है। देखिए, सांसदों को उतारना चलिए, अपनी जगह एक रणनीति है, पर सामूहिक नेतृत्व और वेल एस्टैब्लिश जो चेहरे हैं राज्यों में, उनको दरकिनार करना, उससे जुड़ा एक सेकंड सवाल था। बीजेपी ने वसुंधरा को सीएम चेहरा घोषित नहीं किया है, इससे बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान? फायदा कहने वाले 43% हैं, नुकसान कहने वाले 42%। मतलब ये पूरी बराबर की टक्कर बनती दिख रही है। और इसमें जैसा हम दर्शकों को बताते रहते हैं, एक धड़ा वो है जो एनडीए का परंपरागत वोटर है और एक इंडिया की तरफ रखने वाला है। नहीं, आप ये बहुत ही दिलचस्प किस्म के आंकड़े हैं। मैं तो ये कहता हूं कि जो इस सवाल ये है कि अगर आपने वसुंधरा राजे के हाथ से कमान ले ली तो किसके हाथ में कमान दी? भाजपा में हो ये रहा है कि मोदी से बात शुरू हो रही है, मोदी पे ही बात खत्म होती है, और कुछ है ही नहीं। जिसको आप सामूहिक नेतृत्व कह रहे हैं, वो केवल मोदी केंद्रीयता को पहनाया जाने वाला दिया जाने वाला एक नाम है, कहने वाला एक जामा है, उसका सामूहिक नेतृत्व जैसे कोई संबंध नहीं कहना है। एनडीए का कोई मतलब नहीं है, हाँ, वो दरअसल बीजेपी है। भाजपा में आज की तारीख में एनडीए में है कौन? मेरी अपनी राय ये है, आप हो सकता है आपको एक तरफा राय लगे, लेकिन मैं कहता हूं उसका सामूहिक नेतृत्व से कोई वास्ता नहीं है। सामूहिक नेतृत्व होता तो हमें पता लगता ना किस इलाके में कौन सा सामूहिक नेतृत्व है। सामूहिक नेतृत्व की भी तो कोई परिभाषा होती है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि भाई सामूहिक नेतृत्व कह दिया, आला कमान ने कह दिया, तो हम सब लोग उसको उसी तोते की तरह उसी बात को दोहराने लगे हैं, सामूहिक नेतृत्व सामूहिक नेतृत्व। सीधी सी बात यह है कि मोदी के अलावा भारतीय जनता पार्टी किसी भी चीज को सामने नहीं पेश करना चाहती है। सब कुछ बहुत ही इंदिरा गांधी के जमाने का जो सेंट्रलाइजेशन था वो बहुत पीछे छूट चुका है। भाजपा का जो केंद्रीकरण है उसकी कोई सीमा नहीं है। मेरे ख्याल से वो अत्यधिक केंद्रीकरण है, और हो सकता है कि फौरी तौर पे कहीं कुछ फायदा होता दिखाई पड़े, लेकिन दूरगामी तौर से भारतीय जनता पार्टी को इसका बहुत नुकसान होने वाला है। और यहां पर यशवंत, मैं अपनी तरफ से एक चूक मानता हूं। हमने वसुंधरा से जुड़ा सवाल तो आपको भेजा था, दरअसल सवाल हमें शिवराज सिंह चौहान को लेकर भी पूछना चाहिए था कि शिवराज सिंह चौहान का चेहरा घोषित ना करके बतौर मुख्यमंत्री क्या बीजेपी को फायदा होने वाला है या नुकसान होने वाला है? अगले हफ्ते पूछ लेंगे संदीप, पक्का। अभी इसमें कोई बात नहीं। एबीपी और सी वोटर के ट्रैकर में एक खासियत और एक अच्छाई तो ये है कि इतने वरिष्ठ लोग बैठे हैं, और हमें याद है जब इस प्रोग्राम को आप डिजाइन कर रहे थे तो हमने ये भी तय किया था कि कभी भी आपके दर्शकों के भी कोई सवाल हो, हाँ। तो जो दर्शक चाहते हो पूछना, वो आपको व्हाट्सएप कर सकते हैं और हम पूछना चाहेंगे। ये सर्वे एक डायनामिक प्रोसेस है, तो हम निश्चित तौर पर ये अगले हफ्ते पूछेंगे। लेकिन मैं एक सवाल मेरा जरूर अभय जी से भी है और बाकी लोगों से भी है कि ये बात सही है कि ओवर सेंट्रलाइजेशन है, लेकिन अपने मेन प्लेयर को आगे रख के खेलना क्या ये सारी टीम नहीं करती?
जब तक सचिन तेंदुलकर भारत की रीढ़ की हड्डी थे क्रिकेट की टीम के, तो हर मैच में सारी आशाएं, सारी चीजें हमारी सचिन तेंदुलकर से हुआ करती थी। तो ये एक स्वाभाविक भी तो है। और अगर वो अपने सबसे बढ़िया चलने वाले सिक्के को नहीं यूज करे, तो मुझे लगता है कि ये उनकी राजनीतिक बेवकूफी भी हो सकती है फिर, अगर वो नरेंद्र मोदी के नाम को इस्तेमाल ना करे तो। हाँ, मेरा ये quick सवाल भी है और response, मतलब एक मिनट अबे कर रहे हैं रिस्पॉन्ड। यशवंत जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं। कोई तर्क ये नहीं कह सकता कि मोदी जी चुनाव का प्रचार ना करें और मोदी जी के नाम पर चुनाव ना हो, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि मोदी जी तो किसी को चेहरा बनाकर, किसी को प्रोत्साहन देकर, किसी को अपने बगल में खड़ा करके, किसी की पीठ थपथपाकर, किसी का हाथ ऊपर उठाकर वो तो चुनाव प्रचार कर ही सकते हैं। उनको चुनाव प्रचार करने से रोकने या चुनाव मुहिम से उनको अंतर ध्यान करने का सवाल नहीं है। सवाल तो यह है कि आपके साथ में और कौन से नेता हैं, आप सबसे आगे खड़े हुए हैं, पीछे कोई चेहरा धुंधला तो दिखाई पड़े। और इसको मैं और आसान कर मेरा तो देता कहना हूं, ये है। एक मिनट यशवंत भाई, वो प्रधानमंत्री हैं, यहां लड़ाई मुख्यमंत्री के लिए है। नहीं, दूसरे अब आप वो गुजरात में प्रधानमंत्री देखिए, और 3 राज्यों के या 5 राज्यों आपको के याद होगा गुजरात में मुख्यमंत्री संदीप नहीं जी, हो सकते ना। संदीप जी गुजरात में आपको याद होगा ना, वहां नरेंद्र और भूपेंद्र की जोड़ी की बात हो रही थी, खुद मुख्यमंत्री, खुद प्रधानमंत्री इस बात को कह रहे थे। जी यशवंत जवाब। नहीं, बिल्कुल सही बात है। मैं यही बात दर्शकों को समझाने के लिए भी कह रहा हूं। जो संदीप आपने बात कही उसको मैं अंडरलाइन करना चाहूंगा कि लोग ये गलतफहमी समझते हैं। दरअसल 2014 और 2019 के जनादेश को इतना ज्यादा हाईलाइट कर दिया गया कि लोग ये मान के चलते हैं कि चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा या कोई भी दल हो, उसके केंद्रीय नेतृत्व को ही देख करके पूरी जनता वोट दे देती। ऐसा नहीं है। पिछले 10 सालों में इसी मुल्क में भारतीय जनता पार्टी आधे चुनाव हारी है, आधे चुनाव हारी है। तो इससे ये बावजूद इसके कि बीजेपी के पास में केंद्रीय नेतृत्व का एसेट है, कांग्रेस के पास में केंद्रीय नेतृत्व उनकी लायबिलिटी है, बावजूद इसके विपक्ष के नेताओं ने आधे चुनाव इस मुल्क के भाजपा को हरा के जीते हैं। पिछले 10 साल। हम भाजपा केंद्रित कुछ ज्यादा हो रहे हैं। एक सवाल अब जो कांग्रेस से जुड़ा हमने पूछा था यशवंत, राजस्थान में गहलोत पायलट की लड़ाई से कांग्रेस को कितना नुकसान होगा? उधर भी सब कुछ हंकी डोरी नहीं है। बहुत ज्यादा नुकसान कहने वाले 53%, थोड़ा बहुत नुकसान 16%, 69% कह रहे हैं। यहां पर ये खेमेबाजी, ये निकम्मा, नालायक और कहां तक की बातें कह दी गई, ये नुकसानदेह होने वाली हैं कांग्रेस को। बिल्कुल बिल्कुल। और पिछले 4.5 पौने 5 सालों में सिवाय इस सिर फुटअव्वल के राजस्थान की और कोई दूसरी हेडलाइन ही नहीं बनी है संदीप। मतलब कई बार जब मुझे आश्चर्य होता है, लोग कहते हैं कि इतनी एंटी इनकम्बेंसी कैसी है, तो मैं कहता हूं कि भैया एक बात बताइए, जनता कह रही है कि वो नाराज हैं, जनता कह रही है परिवर्तन चाहिए, तो उनके सामने सिवाय हाल फिलहाल के आपने जिसे आजकल लाभार्थी योजनाएं कहते हैं या जो भी आप जिस नाम से भी बुलाना चाहें, उन घोषणाओं के अलावा पिछले 4.5 साल में कांग्रेस की ओर से घर की सिरफुटअव्वल के अलावा कोई हेडलाइन भी भाई नहीं। सचिन पायलट तो ही स्वाभाविक धरने सी पर बात बैठ है कि जाते हैं लोग अपनी ही सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए। पर अब मुद्दों पर भी आते हैं और प्रभु इस पर आपकी एक्सपर्टीज है। सवाल जो हमने पूछा, कांग्रेस ने जातीय जनगणना, बिजली बिल में छूट, ओबीसी आरक्षण जैसे चुनावी वादे किए हैं, चुनाव में इसका फायदा होगा क्या, यह हमने पूछा। मध्य प्रदेश में बहुत फायदा कहने वाले 53%, थोड़ा फायदा कहने वाले 22%, तो यह 75% हो जाता है। राजस्थान में भी 40% कह रहे हैं फायदा होगा, 26% कह रहे हैं थोड़ा बहुत फायदा होगा, यह 66 हो जाता है, 2/3। और छत्तीसगढ़ में 42% कह रहे हैं बहुत फायदा होगा, 29% कह रहे हैं थोड़ा बहुत फायदा होगा, यह भी 71% चला जाता है आंकड़ा। क्या कह रहे हैं आंकड़े? आप तो आंकड़ों के महारथी हैं। पूछना बंद कर दें कि नहीं? प्रभु आपसे सवाल था ये, आपको आवाज आ रही है? प्रभु आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं लगता है
आवाज नहीं पहुंच पा रही है प्रभु तक। विजय, अगर आप इसका प्रभु जवाब तक आवाज दें। पहुंचना मुश्किल काम होता है लेकिन जो इसमें फिगर है ना, वो आपको चुनावी नतीजों तक पहुंचा रहा है। यदि आप देखें कि मध्य प्रदेश में वो आंकड़ा जो है सबसे बढ़कर आ रहा है, तो वो कांग्रेस को सरकार तक पहुंचाने, करीब पहुंचाने के लिए दिखाई दे रहा है। राजस्थान में वो सबसे कम है, उन तीनों में 66% करीबन है, 66% है। वहाँ जो सबसे बड़ी बात है, जो आपने अशोक गहलोत साहब और सचिन पायलट की बात की, तो पिछले 5 साल में तो वहाँ राजस्थान के लोगों को लगा ही नहीं कि सरकार चल रही है। और दोनों नेता बड़े हैं, तो दोनों की बात को सच मानने में क्या बुराई है। सचिन पायलट साहब कहते रहे कि अशोक गहलोत जी की सरकार बिल्कुल नहीं चल रही, भ्रष्ट है, करप्ट है, ये सारी चीज़ें हैं, कोई काम नहीं हो रहा, तो क्यों ना मानी जाए सचिन पायलट की बात। और अशोक गहलोत जी ने कहा कि सचिन पायलट निकम्मे हैं, काम नहीं कर रहे, उन्होंने धोखा दिया, ये तो क्यों ना माने। तो दोनों की बात मान ले तो फिर क्यों वोटर उनको सपोर्ट करे, क्यों उनके साथ जाए। तो ये बड़ा मुद्दा है, और इसीलिए वहाँ पर वो सबसे कम, उनकी जो फ्रीबीज हैं, योजनाएं हैं, उसके बाद भी कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में भूपेश जो बघेल साहब हैं वो मजबूत दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों बातें वहाँ पर दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जब तक सरकार के तौर पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट पिछले 4 साल में सरकार की जैसे चले ही नहीं, बल्कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जरूरत ही नहीं थी। एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया ही नहीं। सचिन पायलट विपक्ष के नेता भी थे और कांग्रेस के नेता भी थे, तो उन्होंने ज़्यादा मजबूती से अशोक गहलोत साहब के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। अब वो लड़ाई जनता तक भी पहुंच गई है। और जो मेरी जानकारी है, अभय जी ने भी जिस तरह की जानकारी दी कि पार्टी के अंदर कहा गया कि 70 से ज़्यादा एमएलएज के टिकट काटने की ज़रूरत है। तो इतनी ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी वहाँ पर दिखाई दे रही है। एक छोटा सा चीज़ मैं एमपीज़ पर बोल दूँ, एक मैं रिकॉर्ड पढ़ रहा था कि राजस्थान में ही जो राजमाता गायत्री देवी रही हैं, वो 1962 में पहला लोकसभा चुनाव जीती थी, और वो गिनीज बुक में भी रिकॉर्ड किया गया था। सबसे ज़्यादा बहुमत से वो जीती थी, 30,000 वोट मिले थे दूसरे कांग्रेस के कैंडिडेट को। लेकिन उसके बाद 67 में एक विधानसभा चुनाव हुआ था, मालपुरा उनियारा सीटा टोंक की, जयपुर से बिल्कुल बगल में, वो चुनाव वो हार गई थी। मतलब जो सबसे ज्यादा बहुमत से जीता हुआ एमपी और राज परिवार से, चुनाव सबसे आसान होता है जीतना। उसी का मैं जिक्र कर रहा हूं। और विधायक का मुश्किल हो जाता है। सुप्रियो जो है वहां पर चुनाव हार गए। और ये जो सांसद और मंत्री विधायक अगर बन भी गए तो फिर सांसद के लिए तो खड़े नहीं होंगे, और हार गए तो सांसदी की टिकट किस बात की मिलेगी? कैसे मिलेगा कि आप एमएलए? ये अपने आप में एक बड़ी समस्या भी होने वाली है। कुछ सवाल और बचे हुए हैं, उन सवालों को लेकर हाजिर होता हूं। आप अपनी राय हमसे साझा कीजिए, नंबर हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, क्या होगा जनादेश, इसी की था लेने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीदवारों की, सामूहिक नेतृत्व की, सांसद उतारे जाने की हमने बात की है, लेकिन मुद्दे बहुत अहम हो जाते हैं चुनावों में। और प्रभु, जो मैं सवाल आपसे पूछना चाह रहा था, कांग्रेस ने जो ये जातीय जनगणना, बिजली बिल में छूट, ओबीसी आरक्षण जैसे चुनावी वादे किए हैं, इससे चुनाव में फायदा मिलेगा क्या? और 53% लोग मध्य प्रदेश में कह रहे हैं हाँ मिलेगा, 22% कह रहे हैं थोड़ा बहुत मिलेगा, ये 75% हो जाता है। राजस्थान में यह आंकड़ा 66%, छत्तीसगढ़ में 71%। तो ये आंकड़े और ये मुद्दे क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं? देखो संदीप, मैं पिछले कितने 80 में ये जो ओपिनियन पोल टाइप हमने चीज शुरू की थी इंडिया टुडे में सबसे पहले, ये जो मुद्दे हैं हर बार शामिल होते हैं। चुनाव जो है हर मुद्दों पे होता है, लड़ाई जो सवाल हेडलाइन होते हैं अखबारों में छप रहे हैं, अगर वो पूछेंगे तो लोग हाँ या और यहाँ कहेंगे ना। अगर आप पूछते हैं अनएम्प्लॉयमेंट का असर पड़ेगा, वो शायद पूछा नहीं है, नहीं पूछा, मेरे को पता नहीं, मैंने वो भी सवाल पूछा नहीं है। अनएम्प्लॉयड, महंगाई, करप्शन, ये सवाल पूछे गए थे। सबसे बड़ा मुद्दा अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी, दूसरा महंगाई। हाँ, 1980 से यही सवाल सबसे बड़ा मुद्दे आ रहे हैं। पर चुनाव कभी उन मुद्दों पे हुआ कि नहीं हुआ, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। ये ओपिनियन पोल जो है, ठीक है, एक फैशन हो गया है। अब ओपिनियन पोल स्टेट का हो रहा है, उसके अंदर आप पूछें प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कौन होगा, उसका क्या असर? डाइल्यूट कर रहे हैं ओपिनियन पोल को। जब वो कन्फ्यूज़ कर रहे हैं लोगों को कि आप चीफ मिनिस्टर कौन होगा, प्रधानमंत्री कौन होगा, तो सोचना लग जाता है कि प्रधानमंत्री मेरा महाराष्ट्र में बहुत बड़ा पावरफुल आदमी है, तो मैं स्टेट में किसको चुनूँ? ये ओपिनियन पोल के अपने अपने तरीके करने के होते हैं, मिक्स करने के लिए। मैं इंटरनल जानता हूँ, मैं बोलना नहीं चाहता कि मैं पार्ट ऑफ सिस्टम हूँ। इसलिए ये कहे कि मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ते नहीं, चेहरों के ऊपर चुनाव लड़े जाते हैं।
मुद्दों के ऊपर चुनाव आज तक हिंदुस्तान में नहीं हुए। एक बार उसे 1971 के बाद, और दूसरा हुआ आपका इस बार 2014 में, जब एक केंद्रीय नेतृत्व में परिवर्तन की ज़रूरत थी। वो मोदी के लिए वोट था, भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं था। इंदिरा के लिए वोट था, कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं था। तो केंद्रीय लेवल पर कभी भी मुद्दे जो हैं चेहरे पे बने हैं, चलन चेहरे की बात जो होती है। तो आप कह रहे हैं मध्य प्रदेश, शिवराज चौहान पिछले 17 साल से चीफ मिनिस्टर हैं, एंटी इनकम्बेंसी भी हो सकती है। रमन सिंह 15 साल रहे, उसके बाद हार गए। तो मेरे को लगता है कि आप लोकल से हटा करके नेशनल पे दोनों मुद्दे मुस करेंगे तो ये चुनाव तो अच्छा है, आपको अच्छा आंकड़े अच्छे लगते हैं, आंकड़ों पर चर्चा भी अच्छी लगती है। परंतु मैं कह रहा हूँ संदीप, आपको पहले से लोगों ने मन बना लिया है। वो चेहरा देखेंगे कि उनके इलाके में कौन सा चेहरा अच्छा है, वो उनके साथ कितना तो चेहरा सबसे बड़ा मुद्दा है, आप ये कह रहे हैं। आपका तजुर्बा इस बात की गवाही देता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु चावला, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। बात विधानसभा चुनावों की हो रही है और आम आदमी, आपकी जनता जनार्दन की राय क्या है? सुरेंद्र मोंगिया हैं, दिल्ली उत्तम नगर में रहते हैं। केंद्रीय मंत्री अगर चुनाव हार गए तो असर 2024 में भी दिखेगा, इसीलिए ये एक जुआ खेला जा रहा है क्या? और जगदीश सागर मध्य प्रदेश इंदौर से हैं, सांसदों को टिकट देना बताता है कि स्थिति ठीक नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक और ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आखिरी पड़ाव मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी और राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे बने हुए हैं, तो आप भी बने रहिए। बात 5 राज्यों के चुनाव की। महत्वपूर्ण क्या है, निर्णायक क्या होता है, चेहरे या मुद्दा? प्रभु कह रहे थे कि चेहरा, मुद्दे तो आते जाते रहते हैं। विजय, मुद्दे भी बहुत बार महत्वपूर्ण होते हैं। 2014 के चुनाव का जैसे हम जिक्र कर रहे थे, तो 2014 का चुनाव भ्रष्टाचार के खिलाफ, यूपीए सरकार का भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा था और उसमें अच्छे दिन आएंगे, एक एस्पिरेशनल इंडिया का वो नारा था। उसमें नरेंद्र मोदी उस समय चेहरा नहीं बने थे, लेकिन जीता। उत्तर प्रदेश देखिए, उत्तर प्रदेश में 2017 में कोई चेहरा नहीं था। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने इतनी बड़ी जीत की, योगी तो बाद में आए हैं, 325 सीटें। पंजाब को देख लीजिए, आम आदमी पार्टी का कोई चेहरा था नहीं था। उत्तराखंड में देखिए, उत्तराखंड में कोई चेहरा था नहीं था। और यदि चेहरे बनते हैं तो फिर तो आपको डिबेट ही नहीं करनी चाहिए। अशोक गहलोत बड़ा चेहरा है, कमलनाथ बड़ा चेहरा है, भूपेश बघेल बड़ा चेहरा है। तो ये घालमेल होता है क्या? अब दोनों चीजें नहीं, दोनों मिला जुला के जो विजय भाई कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। आपका जो चर्चा हो रही है जिस सर्वेक्षण के ऊपर, उसके आंकड़े भी यही कहते हैं कि चेहरे भी चाहिए और मुद्दा भी चाहिए, जनता को पहुंचाने वाले फायदे भी चाहिए जो कि मुद्दों से जुड़े हुए हैं। देखिए, मैं तो इसको यहाँ पे इस पूरी चर्चा का लुब्बो लुबाब मेरी निगाह में ये है, जो जितनी कामयाबी से टिकट काटेगा और बगावत को रोकेगा उसकी प्रतिक्रिया में, वो उतना ही कम हारेगा या ज्यादा जीतेगा। और अभी जो उम्मीदवारों की पूरी सूची सामने नहीं आई है, पत्ते पूरे खुले नहीं हैं, वो जब खुल जाएंगे तो आकलन विश्लेषण और बेहतरीन और बेहतर और गूढ़ और सूक्ष्म हो पाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज सीधा सवाल में इतना ही। अब खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी विवेक।